Hi guys, good morning. All right, so we have today the first batch is NAPJC 4 and the other batch 2, right? So let me just check the participants. Yeah, all right. So इस batch का strength is around 70 80. ठीक है. We'll wait for a couple of more minutes for others to join in. All right. Hi, good morning guys. ठीक है. बाकी लोग जब तक आ रहे हैं तब तक let's okay, so Pooja is asking a question that can we do the stoichiometry island on Step app? Yeah, we can easily do that now. In fact, leaving the concentration term, बाकी सारे islands आप लोग easily कर सकते हो. Concentration term वाला part मैं थोड़ा सा end में ही cover करूँगा. वेदांश पूछ रहा है सर आपका गला खराब है. नहीं यार, इट्स द फर्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग तो मैंने वार्म अप नहीं करा है. अभी वार्म अप होगा धीरे धीरे तो अपने आप ठीक हो जाएगा. अभी आई एम प्रिटी श्योर कि सब लोग इसी तरीके से आलस में बैठे हैं. वेरी फ्यू ऑफ यू वुड हैव टेकन अ बाथ लाइक मी. आई हैव आल्सो like just started my day. All right, so मतलब क्या पूछ रहे हो श्रीतम? गेम वेकेशन मिलेगा? व्हाट इज मेंट बाय गेम वेकेशन? अच्छा, हमें वेकेशन मिलेगा. वेकेशन ही तो चल रहा है तुम लोगों का भाई. मतलब आइडियली तुम लोग लाइक एक साल आई वुड से या 2 साल आई शुड से ज्यादा ओल्ड हो गए. आई एम प्रिटी श्योर कि इस टाइम पर नाइन्थ क्लास एंड बिलो जो भी होंगे स्कूल में उनके तो सबसे ज्यादा ऐश हो रहा है. लाइक ऐसा फैंटेसी होता है, ड्रीम होता है कि अरे सब कुछ बंद हो जाए. स्पेशली ऐसे एग्जाम्स के पहले फीलिंग आती है काश कुछ हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, बट एक मेरा एग्जाम नहीं हो. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट दोज गाइज हु आर देयर इन नाइन्थ क्लास एंड बिलो, अगर आप में से किसी के छोटे सिबलिंग्स हैं तो उनसे ज्यादा ऐश अभी किसी की नहीं चल रही है. Mudit is asking that should we maintain a formula sheet for chemistry too? हाँ मतलब डेफिनेटली, स्पेशली मतलब सो केमिस्ट्री में मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. देखो केमिस्ट्री में अभी जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का ट्रैक चल रहा है तो फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिकल केमिस्ट्री. नाउ न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में कैसा रहता है दैट इट इज कॉन्सेप्चुअल ओनली. तो उसमें फॉर्मूला शीट एंड यू नो I should say formula sheet में not just formulas, there would be important statements related to the formulas, important graphs, वो सब आपको बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आता है
तब वहां पर क्या है, फॉर्मूला शीट जैसा काम नहीं करता। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पूरे के पूरे नोट्स ही आपके आपका फॉर्मूला शीट रहता है। मतलब जैसे मैं भी आपको एक दो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, अगर हमारा अभी ऑनलाइन क्लास ही चलता रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन तो पता नहीं कब स्टार्ट होगा, nobody knows। मतलब despite the fact that you know even couple of months go in, we don't know when the online class will start, and even if online class start भी होगा तो भी रेस्ट्रिक्शंस के साथ में स्टार्ट होगा। मतलब ऐसा होगा कि एक बेंच छोड़ के एक बेंच पे एक बच्चा बैठ सकता है, एंड मतलब वो भी पता नहीं क्या क्या रूल्स आएंगे, nobody knows। तो उस केस में भी हो सकता है दैट हमें मल्टीपल रूम्स में एक बैच को बैठाना पड़ेगा। तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है कि टीच करना पड़े। मतलब ऐसे बड़े बड़े टीवीज लगे होंगे रूम के अंदर। खैर वो बात की बात है, वी डोंट नो येट। तो अभी तो ऑनलाइन मोड में ही चलेगा। एंड उसमें जब आप देखोगे बाद में, ऐसे बीच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कोई चैप्टर आएगा बाद में, अगर जब हम ऑनलाइन में चल रहे होंगे, तो वो पूरा का पूरा नोट्स ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब इट विल बिकम लिटिल बोरिंग, बट यू विल हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो अभी तो आप फॉर्मूला शीट्स बनाओ अपने अपने चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर वैसे मोस्ट लाइकली एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो नॉट श्योर। ओके, टेस्ट के बारे में पलाश पूछ रहा है, सर टेस्ट कब होगा? वैसे तो कभी भी हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट कर सकता हूँ मैं एक दिन। तो आप प्रिपेयर्ड ही रहो। एंड इनफैक्ट मेरा डिस्कशन हुआ तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू एक्चुअली सेंड यू सम असाइनमेंट्स, जो कि आपको मैं बोलूंगा टाइम के अंदर करना है। मतलब अभी तक आपने जैसे प्रैक्टिस करा है, बुकलेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, एंड असाइनमेंट वगैरह जो मैंने दिया है, उसमें आई हैव नॉट रियली स्ट्रेस्ड ऑन द टाइम एस्पेक्ट कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करो। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम लोग सीख ही रहे थे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे अपने आप को टुवर्ड्स दिस न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। अभी भी कर ही रहे हैं, बट अब थोड़ा सा आई वुड ऑल्सो शेयर असाइनमेंट्स जहाँ पे मैं ऐसे टाइम लिमिट दूंगा कि आप 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस करने चाहिए हो। ठीक है, लाइक ट्रीटेड लाइक अ टेस्ट, एंड डोंट ट्रीटेड लाइक कि एक क्वेश्चन करा फिर आंसर मैच करा, दूसरा क्वेश्चन करा फिर आंसर मैच करा, वैसे मत करना। आपको असाइनमेंट मिला एंड उसका टाइम ड्यूरेशन है से 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, तो आप एक एक सेटिंग में उसको पूरा करो। ठीक है, गिव इट लाइक अ टेस्ट, check your answers, double check your answers if you are not sure, and then at the end of the time done, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में यू चेक कि कितना स्कोर रहा आपका। सो दीज आर मोर लाइक प्रैक्टिस टेस्ट विच आर टू बी डन इन टाइम्ड मैनर। तो आपको ये भी अब आइडिया लगेगा धीरे धीरे दैट स्पीड कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऑल राइट, सो आई थिंक या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड इन। अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, and we'll start today's discussion with the a question only। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सीरीज रिएक्शन पढ़ा दिया था, एक क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं, हम लोगों ने कहाँ कहाँ तक देख लिया है। सो स्टार्टिंग में हम लोगों का जो मैंने एक आई शुड से लेक्चर 1 टू लेक्चर 3, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिए हैं। इनका मैंने एक समरी आपको पहले भी दिखा दिया था, तो अब मैं पूरा का पूरा नहीं लिख रहा हूँ। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लिखे थे, टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़े थे, मास मोल रिलेशनशिप के फॉर्मूलाज पढ़े थे, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल्स, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, देन आई थिंक यू कैन से लेक्चर 5 में और इनफैक्ट सॉरी लेक्चर 4 में हम लोगों ने सिंपल रिएक्शंस का एनालिसिस करना सीख लिया था कि अगर हमारे पास में कोई सिंपल रिएक्शन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट पूछा है या प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट पूछा है, तो हम लोग मोल मोल एनालिसिस करके, ठीक है, उस रिएक्शन को एनालाइज कर सकते हैं एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, देन
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया था, धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट हुए थे। सिंपल रिएक्शंस के साथ साथ हम लोगों ने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस किया था एंड सीरीज रिएक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। एंड देन एक क्वेश्चन देखा था जिसमें सीरीज रिएक्शन और लिमिटिंग रिएजेंट का केस भी कंबाइन कर दिया था। सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड टिल द लास्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग अब थोड़े से और सिनारियोस, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटीज बिल्ड करेंगे इनटू दिस एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस वाला पार्ट, ठीक है। सो ठीक है, लेट्स बिफोर बिल्डिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब टॉपिक, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ट्राई करना ये क्वेश्चन अपनी तरफ से, एंड बुकलेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बुकलेट का ही क्वेश्चन है, बुकलेट में FBS सेक्शन में से, ठीक है। एक बार ट्राई करना आप लोग भी 36th क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों के सामने बुकलेट है तो आप उसमें से ट्राई करो, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो देयर आर सीरीज रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड प्लीज नोटिस दैट द रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड, तो बैलेंसिंग आपको करनी है। ठीक है, ए पार्ट है क्वेश्चन का, what mass of Cl2 is needed to produce 1.385 kg of KClO4, ठीक है। 36 के साथ में मैं 37th भी कवर कर लेता हूँ, उसको मैं एज अ बी पार्ट लिख देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है। What will be the amount of KCl produced when 142 grams of chlorine is taken? All right, try करो। ठीक है, एटॉमिक मास आपको नहीं पता है तो इसमें मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, लाइक लेट मी राइट इट अलग से यहाँ पर। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स कैसा कैसा है यहाँ पे, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का आपको पता होगा 35.5, बाकियों का तो खैर आता ही है। ऑलराइट, ऋषि ने आंसर दिया है 2.92 किलोग्राम्स, ठीक है। वैसे तो
आप चेक कर सकते हो, मैंने भी आंसर कैलकुलेट नहीं करा है बट मैं एक बार देख लेता हूँ। FBS का 36th क्वेश्चन। 2840 ग्राम लिखा है एक्चुअली पीछे। 2840 ग्राम से ऋषि थोड़ा सा चेंज करके देखो अपना आंसर, मतलब राइट। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो बट एनालिसिस तो इजी ही रहेगा। मतलब आप अगर बैलेंसिंग करने जाओगे इस रिएक्शन का तो कैसा दिखेगा। यहाँ पर 2 KOH लगेगा एंड आई थिंक पोटेशियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, तो ये तो पहला हो गया। देन राइट 2.84 kg है। हाँ, देन सेकेंड रिएक्शन का बैलेंसिंग कैसा रहेगा। सेकेंड रिएक्शन में um, मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए हैं एंड एक, ये 2 यहाँ पर लगा दिए एंड देन KClO3 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ एंड देन दिस इज आल्सो बैलेंस्ड। सो ये आपका बैलेंस्ड कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब आप रिलेशनशिप देखोगे, मुझे Cl2 से KClO4 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, सो अब इसमें जो कॉमन स्पीशीज हैं वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, Cl2 से मैं KClO का अमाउंट निकालूंगा। ठीक है, ताकि मेरे को सेकेंड रिएक्शन में KClO का अमाउंट यूज करने को मिले एंड देन सेकेंड से मुझे थर्ड में जाना है तो उसके लिए मुझे KClO3 का अमाउंट निकालना पड़ेगा ताकि मैं थर्ड रिएक्शन की तरफ मूव कर सकूं। ठीक है, तो एक एक करके अब हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। अगर मैं इसको अब जूम आउट करके एक बार लिखना चाहूँ तो सोल्यूशन कैसा बनेगा। लेट मोल्स ऑफ Cl2 बी इक्वल टू x। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KClO कितने बन जाएंगे, x। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन से समझ में आ जाएगा आपको, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है। ठीक है, फिर अगर KClO के मोल्स x हैं तो मोल्स ऑफ KClO3 कितने हो जाएंगे, आंसर रहेगा x/3। ठीक है, ये अपन रिएक्शन 2 से देख सकते हैं, KClO का कोफिशिएंट 3 है एंड KClO3 का कोफिशिएंट 1 है। राइट, तो मैंने थोड़ा सा हवा में यूनिटरी मेथड लगा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन मोल्स ऑफ KClO3 अगर x/3 है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ KClO4 कितना बनेगा। ठीक है, सो 4 से 3 बन रहा है, सो x/4 बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन 3 से आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे 4 से 3 बन रहा है, मैं ऐसे यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 4 से 3 बन रहा है तो x/3 से कितना बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपको डेटा गिवन है KClO3 का 1.385 kg है। राइट, सो अगर मैं यहाँ से इसको इक्वेट करने की कोशिश करूँ
मास ऑफ KClO3 से KClO3 का मोल्स हो गया x/4 एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 39 + 35.5 + 48 and this is something which has been given equal to how much 1385 ग्राम्स। ठीक है, इससे आप इक्वेट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ माय बैड, मैंने यहाँ पे एक्चुअली KClO4 लिखना चाहिए था। KClO4 तो एक्चुअली ये 64 हो जाएगा, माय बैड। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करो, सो आपका आंसर आएगा। मैं भी एक बार क्विकली कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सो इससे 10 मोल्स, सॉरी 40 मोल्स आ रहे हैं, 40 मोल्स आ रहे हैं। सो 40 into 71, this implies mass of Cl2 is 40 into 71 which is 2840 grams। ठीक है, या 2.84 kg। तो मतलब अच्छी कैलकुलेशन है, बुरी कैलकुलेशन नहीं है। तो ऋषि जो तुम पूछ रहे थे कि सर कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है और समथिंग ऑफ दैट नेचर, वैसा नहीं है, काफी अच्छा डेटा है, कैलकुलेशन क्लियर है इसमें। ओके, एंड अब बी पार्ट आप सॉल्व करोगे तो कैसा रहेगा। ये तो मैंने ए पार्ट सॉल्व करा है, बी पार्ट में कैसा है, आपको KCl पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस मच क्लोरीन इज टेकन। ठीक है, तो KCl आप नोटिस करोगे तो रिएक्शन 1 में, 2 में और 3 में, तीनों में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो तीनों का ऐड करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग सो लेट मी काइंड ऑफ, अच्छा अभी आ रही है बेटर आवाज, और इज इट स्टिल नॉट कमिंग वेल? ओके, स्टिल ब्रेकिंग, लेट मी चेक वन मोर थिंग। अभी बताओ, अभी आवाज आ रहा है आप लोगों को बेटर, और इज इट स्टिल क्रैकिंग? गिव इट 5-10 सेकेंड्स, मतलब मैंने, हाँ ठीक है, ऑल राइट। ओके, यश पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में 71 से क्यों मल्टीप्लाई करा। बाबा Cl2 के बारे में पूछा है ना, Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 71, इसीलिए मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ओके, नाउ अब सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों केसेस में जितना Cl बनेगा, आपको KCl बनेगा, वो आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, सो बी पार्ट का भी आप सिमिलर तरीके से ही ऑब्जर्व करो। मतलब आपको यहाँ पर गिवन इन द बी पार्ट इज मास ऑफ Cl2। ठीक है, 142 ग्राम्स है। व्हाट डज दिस मीन, दैट मोल्स ऑफ Cl2 कितने हो जाएंगे 142/71, दैट इज 2। ठीक है, तो अब आपको मोल्स मिल गए Cl2 के, तो अब आप तीनों रिएक्शंस में एनालिसिस कर लो कितना बनेगा। ठीक है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ सेविंग द स्पेस। यहाँ पर आप नोटिस करना, अगर इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है, तो इसके भी 2 मोल्स बन जाएंगे KCl के। ठीक है, एंड KClO के भी 2 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबका 1-1-1 कोएफिशिएंट है। तो अब सेकेंड रिएक्शन में अगर मैं KClO के 2 मोल्स लेके आया, ठीक है, ऊपर से आई कैरी फॉरवर्ड द 2 मोल्स ऑफ KClO, तो
KCl कितना बनेगा, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एंड आई विल गेट माय आंसर हियर एज 4/3 मोल्स, ठीक है। एंड अगर मेरे को आप KClO3 का पूछोगे तो ये 2/3 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग आई डिड क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ कोफिशिएंट्स विद द गिवन क्वांटिटी। अब यही KClO3 नेक्स्ट इक्वेशन में जा रहा है कि यहाँ पर आपके 2/3 मोल्स हैं, तो इससे अब मैं KCl निकालूंगा तो कितना बनेगा, आई अगेन डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ द कोफिशिएंट यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, तो 2/3 का 1/4 बनेगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ 1/6 मोल्स बन के आ रहा है, ठीक है, 1/4 ऑफ 2/3। तो अब मुझे अगर मैं KCl के मोल्स ऐड करूं, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 4/3 + 1/6, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे करूँगा, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ KCl फॉर्म्ड कितना आया था, भूल गया, 2 4/3 एंड 1/6, 2 + 4/3 + 1/6, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ 2/3 एंड ऑल कैसे, मतलब वापस से ध्यान से नोटिस करना। यहाँ पर Cl2 का कोफिशिएंट पहले रिएक्शन में देखो, Cl2 के मोल्स 2 हैं, तो उससे KCl एंड KClO के तो मोल्स 2 and 2 बन जाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है। अब यहाँ पर नोटिस करना कि जो 2 मोल फर्स्ट रिएक्शन में KClO के बने हैं वही मैं सेकंड रिएक्शन में लेके आ गया, ठीक है। अब वही 2 मोल से कितना KClO3 बन रहा है, वो अगर आप देखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 3 से अगर 1 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा, ठीक है, 2/3, ठीक है। ऐसे साइड में लिख लो क्विकली अगर मेंटली नहीं हो रहा है तो इससे आपको आएगा KClO3 का 2/3 मोल्स बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको मोल्स पूछा है कि मास पूछा है, वो आप अकॉर्डिंगली जो भी पूछा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से आंसर कर दो, ठीक है। ये ऐसे 12 + 8 + 1/6, 21/6 ऐसा आ रहा है क्या, (7/2) is that the moles of KCl that is formed? आंसर मैच कर रहा है क्या पीछे से, पीछे कितना आंसर दिया हुआ है, लेट मी चेक। 37th का FBS में 21/6 मोल्स, ठीक है, ऑल राइट। सो आई थिंक अब आपको सीरीज रिएक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया है कैसे हैंडल करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एंड ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो दिस विल बी पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों ने सीरीज रिएक्शन देखा, सीरीज रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक के बाद एक रिएक्शन हो रहा था। अब यहाँ पर नोटिस करना स्लाइटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पैरेलल रिएक्शन। ना होता क्या है पैरेलल रिएक्शन, मैं एक बार क्विक डेफिनेशन बता देता हूँ उसका, ठीक है। सो व्हेन a set of reactants undergo two or more simultaneous reaction, ठीक है, then it's a case of पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ उसके थ्रू समझना, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मेरे
रिएक्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर CO2 भी दे सकते हैं, ठीक है, एंड ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकते हैं, CO भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका बैलेंस ये रहेगा। तो ये क्या हो गया, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये दो अलग रिएक्शंस हैं, दे आर नॉट सेम रिएक्शन। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल रिएक्शन। अब नोटिस करना दैट इसमें आपको एनालिसिस कैसे करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ, ठीक है। सो द रिएक्शन इज समथिंग इन दिस मैनर, if 20 grams of O2 completely consumes 12 grams of carbon to undergo parallel reaction and give CO2 and CO as products, ठीक है। then determine, ठीक है, then determine the molar or the mole ratio of CO2 to CO reduced, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 12 ग्राम्स कार्बन एंड 20 ग्राम्स O2, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो उनसे CO और CO2 बन रहा है, तो किस रेशियो में CO एंड CO2 बन रहा होगा? एक बार आप लोग ट्राई करो, देन विल डिस्कस। सो वेदांश ने अपनी तरफ से आंसर भी दिया है, 2:1 नहीं, सही नहीं है। ऋषि तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। नहीं उत्सव, अथर्व का भी आंसर सही नहीं है, नहीं आ रहे हो, नॉट करेक्ट आंसर। सूरज का भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, 1:1 देखो, जिसका 1:1 आ रहा है ना, मैं बताता हूँ आप लोग क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स टू नो एज वेल, दैट ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, ऋषि ने अभी सही आंसर दिया, ऋषि का आंसर सही आया। कृष्णव नहीं, अंशुमन नहीं, श्रीतम नहीं, आरोही नहीं, हाँ, दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर्स। सो नहीं, पूजा आपका भी सही नहीं है। नहीं, स्नेहा आपका भी सही नहीं है। सो
देखना यहाँ पर गलती क्या हो रही है, एक सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो कर रहे हैं। सो देयर इज कार्बन, ध्यान से ऑब्जर्व करना अब, ठीक है। अगर आपका सोल्यूशन नहीं आया तो एक बार आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करो। ये एक रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 गिविंग CO2, एंड दूसरा रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 गिविंग CO, ठीक है। अगर किसी ने इनको कंबाइन करके लिख दिया है, ठीक है, इनको ऐसे ऐड करके कंबाइन करके लिख दिया है कि 2 कार्बन प्लस 3/2 O2 और इधर CO2 प्लस CO कर दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। डू नॉट डू दिस, डू नॉट कंबाइन पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। पैरेलल मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, डू नॉट कंबाइन पैरेलल रिएक्शन जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कंबाइन करना भी है तो मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट ऐसे रैंडमली कंबाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये रैंडमली कंबाइन करने में आपने क्या कर दिया, आपने अज्यूम कर लिया कि CO2 का कोफिशिएंट 1 है एंड CO का भी कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। व्हाट यू जस्ट डिड, यू अज्यूम्ड द रेशियो ऑफ CO2 टू CO इक्वल टू 1:1, मतलब आपने तो आंसर ही अज्यूम कर लिया ऐसे कंबाइन करके, ठीक है। सो आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अनुकृष्णन, आयुष, आर्यन, कृष नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं। कृष का, हाँ, कृष का आंसर सही है, 1:3, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 1:3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक बार नोटिस करना कैसे करना है, ठीक है। तो पहले तो एक ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, दैट आप इस तरीके से कंबाइन मत करना, ठीक है। जस्ट लाइक कि बस ऐड कर दिया और अपने हिसाब से आपने अज्यूम ही कर लिया कि यहाँ पे 1:1 के रेशियो में, ठीक है। तो लेट मी शो यू मेथड 1 बोल देते हैं इसको अपन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस केस में, कंबाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मली आंसर करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वी डोंट कंबाइन रिएक्शंस, हम लोग अलग अलग लिखते हैं। कैसा कैसा है यहाँ पर, कार्बन प्लस O2 इज गिविंग CO2, ठीक है। एंड इसके हम लोग मान लेते हैं से x मोल्स बनेंगे, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो x मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसके x मोल्स बन रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि कितना कार्बन का और ऑक्सीजन का मोल्स लगेगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। ये भी x लगेगा और ये भी x लगेगा, है ना। ओके, देन दूसरा रिएक्शन है कार्बन प्लस हाफ O2 गिविंग CO, ठीक है। और मैं इस केस में मान लेता हूँ कि CO के Y मोल्स बन रहे हैं, ठीक है, मान लिया Y मोल्स बन रहे होंगे। तो मुझे कितना कार्बन, यूज द ब्लू पेनल्टी, कितना कार्बन लगेगा वापस से, सॉरी, Y मोल्स ही लगेगा। एज यू कैन सी दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है, एंड O2 कितना लगेगा, एज यू कैन सी Y/2, ठीक है। इफ यू लुक एट द कोफिशिएंट्स, सो ये मैंने एनालिसिस करा, ठीक है। अब मेरे पास दो वेरिएबल है x और y जिनको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि CO2 के x और CO के y मोल्स हैं। तो अब नोटिस करना कि टोटल कार्बन कितना लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना टोटल कार्बन कितना लगा, टोटल कार्बन x प्लस y मोल्स लगा, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स x प्लस y, ठीक है। एंड दैट इज गिवन टू यू एज 12 ग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, दैट x प्लस वाई इज 1। अब वैसे ही यहाँ पे नोटिस करना, मैं अगर टोटल ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करूं कि टोटल ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन आ रहा है x प्लस y/2 मोल्स, ठीक है। तो इनफैक्ट टोटल O2 के मोल्स आ गए,
तो मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई टू इंटू 32 ग्राम्स, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 20 ग्राम्स है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इन दो इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे, सॉल्व 1 and 2 टू गेट x एंड y। तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1/4 एंड y का वैल्यू आ जाएगा 3/4, ठीक है। दोबारा मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो। इसमें मैंने अलग अलग रखा रिएक्शंस को, कंबाइन नहीं करा, ठीक है। एंड बोल दिया कि CO2 का x मोल्स है एंड CO का y मोल्स है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कितना कितना रिएक्टेंट्स का मोल लगेगा वो मैंने x और y के टर्म्स में निकाल लिया। एंड मुझे फिर डेटा दिया हुआ है कि भाई इतना कार्बन और इतना ऑक्सीजन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये एक मेथड था, ठीक है। आई कैन ऑल्सो यूज अनदर मेथड, ठीक है। लेट मी शो अनदर मेथड। सो मेथड 2, ठीक है। इस केस में लेट मी कंबाइन पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। मैं कंबाइन कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। बट यहाँ पर नोटिस करना कि आई हैव टू कंबाइन देम विद कॉशन, ठीक है। मतलब ऐसा है कि कार्बन प्लस O2 is giving CO2 and carbon plus half O2 is giving CO, ठीक है। तो अब मुझे कंबाइन करना है, बट मुझे ये पता ही नहीं है कि किस रेशियो में कंबाइन करूं, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही तो ऐड नहीं कर सकता हूं, तो मैं किस तरीके से कंबाइन कर रहा हूं यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सो व्हेन आई एम गोइंग टू कंबाइन, जिस रेशियो में इनके कोफिशिएंट्स रहेंगे CO2 एंड CO के, उसी रेशियो में उनके मोल्स रहेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ coefficient of CO2 to CO is equal to ratio of moles of CO2 to CO, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इनके कोफिशिएंट्स, ये CO2 है और ये CO है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट्स मैंने रख दिए x एंड y, ठीक है। इसका मैंने कोफिशिएंट x रख दिया एंड इसका मैंने कोफिशिएंट y रख दिया, ठीक है। मतलब मैंने मान लिया कि इसी रेशियो में है, मतलब से x:y। तो ये इनके कोफिशिएंट हो गए। अब इसकी वजह से अब आप देखो बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी। तो अगर राइट हैंड साइड पे कार्बन देखूंगा मैं, तो कितना है, कार्बन है x प्लस वाई, ठीक है। एंड ऑक्सीजन अगर मैं नोटिस करूंगा तो वो 2x प्लस वाई है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर O2 का कोफिशिएंट x प्लस वाई बाई टू रखूंगा, तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने कंबाइन करा, ठीक है। कंबाइन रिएक्शन अब ऐसे ही नहीं रैंडमली करनी है, आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि ठीक है, हो सकता है कि x:y के रेशियो में है, तो मैंने कंबाइन करा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर नोटिस करना इतना पार्ट था, ठीक है। मैंने ये कंबाइंड फॉर्म में, एक मिनट, कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखा, बट आई हैव टू यहाँ पर ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता मैं, ऐसे यहाँ पे 1 1 या 1 2 या 3 2 ऐसे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं डाल सकता, ये सब गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मैं अज्यूम ही कर लूंगा ना कि इसी रेशियो में ये बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो CO2 और CA के कोफिशिएंट है उनको वेरिएबल ही रख पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनको वेरिएबल रखा, दैट से दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा माना कि x:y के रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब x:y के रेशियो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कार्बन कितना लगेगा, x प्लस वाई, राइट हैंड साइड पे कार्बन x प्लस वाई है,
ठीक है। एंड ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसी आएगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 2x प्लस वाई आ रहा है, तो मुझे इधर भी 2x प्लस वाई चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर कोफिशिएंट a डाल देता हूँ, ठीक है, तो a इंटू टू शुड बी इक्वल टू दिस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, ये x प्लस वाई बाई टू है। ठीक है, वर्किंग में हटा देता हूँ। अब नोटिस करना मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है इसका 12 ग्राम्स है और इसका 20 ग्राम्स है, तो अब मैं इनके बीच में रिलेशनशिप बता सकता हूँ, moles of x upon coefficient of moles of carbon upon coefficient of carbon should be equal to moles of O2 upon coefficient of O2, राइट। ये तो हमने सीखा ही है, मोल कंसेप्ट में रिलेशनशिप होता है, मोल अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोफिशिएंट। सो ये हो जाएगा 12/12, ये इनके मोल्स हो गए, अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 20/32, ये मोल्स हो गए O2 के, अपॉन x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन वाई का, विच इज द सेम 1/3 आएगा। ठीक है, डिफरेंट मेथड है बट आंसर वही आएगा ही सही। तो ये एक और तरीका हो गया करने का। ठीक है, ये इस बार कंबाइन करके करा है मैंने, बट उसमें आपको ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आयुष पूछ रहा है मुझसे, सर टेकिंग वेरिएबल ऑलवेज वर्क्स। हाँ, मतलब वेरिएबल तो मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, थोड़ा सा कई बार दिमाग लगता है उसमें, बट डेफिनेटली वेरिएबल्स आर क्वाइट गुड टू वर्क विद। दे एक्चुअली डेवलप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ओके, सो ये पैरेलल रिएक्शन था। ठीक है, दिस वाज अ केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन। एक क्वेश्चन वापस से देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, एंड लेट मी find out the data for that question. सिमिलर लाइंस पे दूंगा। 25.5 grams of 25.4 grams of iodine, ठीक है, and 14.2 grams of chlorine are made to react completely ठीक है, to yield a mixture of ICl and ICl3, ठीक है, calculate the ratio of moles of ICl and ICl3। ठीक है, मतलब देखा जाए तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, जस्ट एलिमेंट्स चेंज कर दिए, डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट एक बार आप ट्राई करो, सो आई नो कि समझ में आया है कि नहीं आया। आयोडीन का एटॉमिक मास होता है, ओके मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, एटॉमिक मास of iodine is 127 and atomic mass of chlorine is 35.5। ठीक है,
तो क्रिश मुझसे पूछ रहा है कि सर मैं Cl लूं कि Cl2 लूं, मतलब Cl लूं या Cl2 लूं। क्रिश फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्धार्थ भी मुझसे पूछ रहा है सर आयोडीन अकर्स एज मॉलिक्यूल या एटम, मतलब आप भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर मैं आई लूं कि I2 लूं। ठीक है, द आंसर इज फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको लेना है तो आप I2 Cl2 दोनों ले सकते हो, या आपको अगर I और Cl लेना है तो वो भी चलेगा। नहीं ऋषि, आंसर सही नहीं है आपका। वैभव, हाँ, अथर्व का, एक मिनट, काफी लोगों का आंसर आ रहा है सही सही, लेट मी सी। वैभव का सही है, अथर्व का भी सही है, आदित्य का भी सही है, हर्ष, रोहन, हेत, राइट, सबका सही आंसर है। नीरव का भी सही है। आदित्य का नहीं, अभी जो रिसेंट भेजा वो वाला सही नहीं है। आर्य का भी सही नहीं है। आरोही, आपका भी सही नहीं है। नीरव का सही है। नहीं, आदित्य आचार्य तुमने सही भेजा था, एक दूसरा आदित्य है। आदित्य रेवाड़कर, उसका सही नहीं था। हाँ वंशिका, आपका आंसर भी सही है। ओके, सो द करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, द करेक्ट आंसर इज 1:1। दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज। अब डिपेंड करता है आपको किस मेथड से करना है। आप अपने अपने मेथड से कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई सा भी चूज करो, सब कुछ चलेगा। मतलब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन बना लिया कि I प्लस सी एल इज गिविंग आई सी एल, ये एक इक्वेशन हो गया। एंड I+3Cl इज गिविंग ICl3, ये दूसरा मैंने ऐसे बना लिया। आप I2 भी ले सकते हो, आई डोंट माइंड, मतलब आपको लेना है I2Cl2 और ऐसे हाफ हाफ करके भी चलना है तो भी चलेगा, मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चाहिए तो आप ट्राई करके खुद से देख भी लेना। ठीक है, इसके मैंने मान लिए से ए मोल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। इसके मैंने मान लिए ए मोल्स और इसके मैंने मान लिए से बी मोल्स। तो ये कितना रहेंगे, ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। व्हाट अबाउट सी एल है, यहाँ पर ये सी एल ए रहेगा एंड ये वाला सी एल 3 बी रहेगा। तो अब आप नोटिस करोगे तो टोटल आयोडीन कितना हो गया, ए प्लस बी मोल्स, यानी कि 127 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 25.4, ये पहला इक्वेशन आ गया। एंड ए प्लस 3 बी मोल्स क्लोरीन के बन रहे हैं, तो ए प्लस 3 बी इंटू 35.5 इज गिवन टू यू एज हाउ मच, 14.2 ग्राम्स, राइट। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ए बाई बी 1:1 आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, if even if you would have taken the reactions as this, मतलब I plus Cl2 is giving this, or you could have taken I2 plus Cl2, सबसे आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज वाई क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं करा, बिकॉज सभी से सेम ही आंसर आता है।
ठीक है। ऑलराइट, सो आई थिंक अब पैरेलल रिएक्शन का केस आपको समझ में आने लगा है। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर मैं एक और क्वेश्चन दूंगा पैरेलल रिएक्शन का, बट वो स्लाइटली डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मतलब आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा। बट अभी let me move on to the next subtopic also which I wanted to cover, and that is case of incomplete reaction. ठीक है, so this is something which is right now अभी तक you are not exposed to. ठीक है, कैसे? बिकॉज अभी तक आपने नोटिस करा होगा जितने भी क्वेश्चंस आपने करे उसमें be it a simple reaction, be it a series reaction, be it a parallel reaction, ठीक है, या be it a case of limiting reagent also, सब में कैसा हो रहा था कि रिएक्शन पूरा का पूरा हो रहा था। मतलब जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का भी केस था, तो उसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ था कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट इज गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली, एंड उसके बेसिस पर हम लोग आंसर कर रहे थे। अब sometimes what may happen is that a question might have this scenario that the reaction is incomplete. ठीक है, अब इसमें जो एक ध्यान देने लायक बात होती है वो होती है कि sometimes this information is given in the question. ठीक है, sometimes this information, which information की रिएक्शन incomplete है। ठीक है, sometimes this information is given in question. क्वेश्चन में ऐसे लिख के आ जाएगा कि ये रिएक्शन है लेकिन ये 60% ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लें कि फलाना फलाना अमाउंट बन रहा है तो बताओ कितना परसेंट रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है इनकम्प्लीट रिएक्शन है। समटाइम्स ये इंफॉर्मेशन अपने को ही डिसाइफर करनी पड़ती है फ्रॉम द डेटा। ठीक है, समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, समटाइम्स we have to identify, ठीक है, और you can say decipher this from data that is given। ठीक है, बहुत ही ऐसे सटल तरीके से छुपाया हुआ होता है वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, एंड आपसे पूछा जाएगा तो आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ओ दिस केम आउट एज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना एक एग्जांपल के थ्रू, 10 moles of SO2 are mixed with 15 moles of O2। ठीक है, as a result 8 moles of SO3 were produced। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिटरमाइन द मोलर रेशियो, मोलर रेशियो मतलब मोल का रेशियो, मोलर रेशियो ऑफ SO2 to SO3 इन फाइनल मिक्सचर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्राई करो, गिव इट एन अटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड एंड देन वी विल डिस्कस। वेदांश का आंसर आ भी गया बहुत जल्दी, सही है एकदम। तुम बाकी लोगों को टेंशन दे रहे हो वेदांश इतनी जल्दी आंसर निकाल के। थोड़ा सा पॉज करके दो। ऋषि उल्टा आंसर रहेगा। मोलर रेशियो मतलब मोल का रेशियो। ठीक है,
चैतन्य का सही है, पलाश नहीं गलत है, यश नहीं गलत है, आयुष गलत है, हर्ष का सही है। ठीक है, हेत का भी सही है, अथर सही नहीं है, सूरज सही नहीं है, आरुष का भी सही नहीं है, अन्वेषा का सही है, आरोही का सही है, गुड, आदित्य का भी सही है। वेदांत नहीं सही नहीं है, श्रीतम सही नहीं है, सुदीक्षा का सही है, नहीं आदित्य टी, अंशुमन अर्जुन तीनों का सही नहीं है। ऑल राइट, सो द आंसर इज, मैं बता देता हूँ, द आंसर इज 1:4, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब देखना आप लोग किस तरीके से ये आंसर आएगा, किस तरीके से आंसर वर्क करेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो सबसे पहला स्टेप तो करते हैं हम लोग, रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। ठीक है, आपको चाहिए तो ये हाफ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 2 2 भी कर सकते हो दोनों जगह पर, आई डोंट माइंड। ठीक है, आपको अगर ऐसे लिखना है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, दैट्स ऑल्सो फाइन, डजेंट मैटर, सबसे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब आप नोटिस करना यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं आपको SO2 के 10 एंड O2 के दिए हैं 15। ठीक है, तो अगर अपन रेशियो निकालने की बात करें, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, तो ये 10/2 आ जाएगा, यानी 15/1 आ जाएगा। डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, इनफैक्ट दिस वन इज स्मॉलर, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, SO2 इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर मैं इससे एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ठीक है, 2SO2 plus O2 is giving 2SO3। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, देन रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड एंड मैं एंड में जा रहा हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, इसके 10 मोल्स थे, इसके 15 मोल्स थे, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा जो अभी तक हमने सीखा है, तो उसमें तो ये पूरा बचेगा ही नहीं, एंड में 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा SO3 कितना है, तो आप नोटिस करोगे SO2 एंड SO3 के दोनों का कोफिशिएंट 2 2 है, तो 10 मोल से कितना बनेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्चुअली दैट +10 मोल्स। तो ये एंड में 10 मोल्स बनना चाहिए था अगर एंड ऑफ रिएक्शन हो जाता तो। ठीक है, हाउएवर द प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन में तो बोला हुआ है, मतलब यहाँ पर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क समझ में आया कि द question says only 8 moles of SO3 are formed। तो इसका मतलब क्या हुआ, right? What does this mean? This means that the reaction is not complete। ठीक है, पूरा का पूरा लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, entire LR is not कंज्यूम। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, दिस इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर हमें डेटा से डिसाइफर करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिख के आया कि ये केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन है। ठीक है, ये हमें डेटा से ही डिसाइफर करना पड़ा दैट दिस इज केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो अब इस केस में अब आप एनालिसिस कैसे करोगे, तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, उन्हीं लाइंस पर है जिन्हीं लाइंस पे अपन लोग चल रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, सेम तरीका रहेगा अपना एनालिसिस करने का।
ठीक है, 2SO2 प्लस O2 इज गिविंग SO3, ठीक है। ये 10 मोल्स है, ये 15 मोल्स थे, ठीक है, स्टार्ट, एंड SO3 0 था, ठीक है। अब मान लो कि लेट द मोल्स ऑफ SO2, ठीक है, मुझे इतना तो पता ही है कि अभी भी SO2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू SO2 ही डिस्कशन करूंगा। लेट द मोल्स ऑफ SO2 रिएक्टेड इज इक्वल टू X, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिएक्टेड प्रोड्यूस में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा -X, है ना, यहाँ पे सॉरी ये 2 रहेगा, ठीक है, कोफिशिएंट बैलेंस करना है, तो यहाँ पे -X रहेगा, ठीक है। अब इसी के हिसाब से मैं बाकी दोनों को आंसर करूंगा, ठीक है, O2 और SO3 को। तो आप नोटिस करना 2 से 1 रहता है, तो 2 SO2 से 1 O2 कंज्यूम होता है, तो X से कितना कंज्यूम हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा -X/2, ठीक है, -X/2। एंड यहाँ पर आप देखना SO2 और SO3 के बीच में 2 and 2 कोफिशिएंट्स है, तो अगर X कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर द अमाउंट प्रोड्यूस विल बी +X, ठीक है, ये समझ में आया। तो अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड है, एंड ये एंड नहीं है एक तरीके से, ठीक है, ये यू शुड से फाइनल स्टेट, ठीक है, एंड नहीं हुआ रिएक्शन का, फाइनल कितना रहेगा, यहाँ पर ये 10 - X हो जाएगा, ये 15 - X/2 हो जाएगा, एंड ये 0 + X दैट इज X हो जाएगा, ठीक है। ये एनालिसिस समझ में आया। हाँ, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। सो नोटिस करना, सिर्फ फर्स्ट वाला लाइन देखना जो स्टार्ट वाला रहता था, ठीक है, ये तो सबको समझ में आया कि 10 मोल्स SO2 के थे, 15 O2 के हैं, ये गिवन है, और SO3 के कुछ नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया कि ऊपर एनालिसिस करके हमें समझ में आता है, यहाँ ऊपर हमने क्या ले लिया था, लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये हमने अज्यूम कर लिया था, ठीक है, वी अज्यूम्ड LR रिएक्ट्स कंप्लीटली, तो इसके लिए मैंने -10 लिख दिया था, बट जब एनालिसिस करके पता पड़ा कि इससे 10 मोल्स ऑफ SO3 मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि नहीं बाबा 8 मोल्स ऑफ SO3 बन रहा है, तो मुझे समझ में आया कि LR पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर LR पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है तो फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है चलो वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट द मोल्स ऑफ SO2 कंज्यूम्ड इक्वल टू X, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो फिर इसकी वजह से यहाँ पर मैं SO2 के लिए क्या लिखूंगा कि रिएक्ट कितना हुआ, ये सेकंड लाइन में रिएक्टेड प्रोड्यूस लिखते हैं ना, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पर X मोल्स रिएक्ट हो गए, तो मैंने -X लिख दिया, ठीक है। और O2 के कितने कंज्यूम होंगे, तो वो मैंने यूनिटरी मेथड लगा लिया। आप यहाँ पे कोफिशिएंट नोटिस करो, SO2 और O2 का कोफिशिएंट 2 and 1 है, तो ये 2 and 1 मैंने यहाँ पे यूज करा। तो अगर SO2 के X कंज्यूम हो रहे हैं तो O2 के X/2 कंज्यूम होंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये -X/2 लिखा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली मैंने SO3 का भी निकाला, ठीक है। SO3 का कैसे निकाला, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जब मैं कोफिशिएंट देख रहा हूँ तो SO2 का कोफिशिएंट 2 है, SO3 का भी कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के कोफिशिएंट 2 हैं और SO2 के X मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो SO3 के X मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में +X लगाया, तो ये मेरा रिएक्टेड प्रोड्यूस वाला लाइन पूरा हो गया। अब उसके बाद में फाइनल पे आ गया, फाइनल में कितना रहेगा, 10 - X, 15 - X/2 एंड X। अभी समझ में आया।
अब आप नोटिस करो दैट क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ये तो 8 मोल्स है, ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज equal to 8 which is given in the question. So this implies moles of SO2 is 10 minus x which is 2 and moles of SO3 is x which is 8. तो इनका रेशियो कितना आ गया, moles of SO2 to moles of SO3, ये 2:8 आ गया और you can say 1:4, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ज्यादा इजी तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, मैंने तो क्या करा, वो सेम फॉर्मेट फॉलो करके दिया आपको, ठीक है, एंड ये फॉर्मेट मैंने एक रीजन की वजह से फॉलो करके दिया है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आपको ये फॉर्मेट कई बार काम आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसको क्या एक और तरीके से कर सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली एक और तरीका है, ठीक है, मैं एक और ऑल्टरनेट मेथड बता देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली कुछ खास नया नहीं है बट जस्ट दिखने में थोड़ा सा कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है, ये मेरा रिएक्शन था, ठीक है, 2SO2 plus O2 is giving SO3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सीधे SO3 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 8 मोल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ दैट 8 मोल्स प्रोड्यूस्ड बोला है, तो इसका मतलब कितने कितने मोल्स कंज्यूम हुए होंगे, यूनिटरी मेथड से निकाल लो, ठीक है, यहाँ पर SO2 एंड SO3 का कोफिशिएंट 2:2 रहता है, तो अगर 8 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इसके भी 8 मोल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। अगर आप O2 का एनालिसिस करोगे तो O2 का कोफिशिएंट 1 है, SO3 का कोफिशिएंट 2 है और इसके 8 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कितने मोल्स कंज्यूम होंगे आप निकाल सकते हो वापस यूनिटरी मेथड से, तो ये आंसर आ जाएगा 4 मोल्स कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अब आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है दैट मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट will be equal to 10 minus consumed, which will be equal to 10 minus 8, that is 2, and moles of SO3 produced, तो बोला ये 8, तो रेशियो कितना आ जाएगा, moles of SO2 upon moles of SO3, 2/8, that is 1/4, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट ये फास्ट क्यों है, इज बिकॉज ओके, यश मुझसे पूछ रहा है सर व्हाट इफ वी टेक हाफ O2, आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, इट विल गिव द सेम आंसर, करके देखना। तो ये मेथड थोड़ा सा फास्टर क्यों हो गया, क्योंकि मैंने इस बार प्रोडक्ट से स्टार्ट करा और रिएक्टेंट्स को अप्रोच करना शुरू करा, ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे स्पीड पिकअप करने वाले पार्ट है वो आपको विद मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगे, विद मोर एंड मोर मैच्योरिटी आता है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन का, ठीक है, जहां पर हमने क्वेश्चन रीड करा और उससे हमें समझ में आया दैट इट वाज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन। अब नोटिस करना कि इस इनकम्प्लीट रिएक्शन के साथ में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है काफी कॉमन, विच इज कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड, ठीक है, परसेंटेज यील्ड, और यू कैन से परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और बहुत सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं, परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दे सब मीन द सेम थिंग, व्हाट डू दे मीन, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, what do they mean actually, परसेंटेज यील्ड, ठीक है, और परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का होगा यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रिएक्टेंट में भी अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट लेना, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट,
into 100%. ठीक है, दिस इज योर परसेंटेज यील्ड, और यू कैन से परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं हाँ कि कितना यील्ड था, फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट वाज परसेंटेज yield, or you can say percentage completion of reaction, तो आपका आंसर रहेगा that 8 मोल कंज्यूम हुए थे, 10 इनिशियल लिए थे, तो द आंसर इज 80%। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक टर्म है जो कि कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। अच्छा, नोटिस करना, ठीक है, एज अ नोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड in terms of product also। ठीक है, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन expected amount of product formed into 100%। ठीक है, जैसे आपने नोटिस करा कि पिछले क्वेश्चन में 10 मोल SO3 बनना चाहिए था। ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता, पर बना कितना, 8 मोल। तो आप वहां से भी आंसर दे सकते हो कि द यील्ड वाज और द कंप्लीशन वाज ओनली 80%। ठीक है, सो ये एक टर्म है जो कि बस क्वेश्चंस में यूज होगा काफी बार। ठीक है, अभी मैं एक आध क्वेश्चन में आपको यूज करके बताता हूँ इसको। सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन। ठीक है, लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड नोटिस करना, दिस इज एन एग्जांपल वेयर आई विल कंबाइन नाउ कॉन्सेप्ट्स, सीरीज प्लस परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट मैं कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो नोटिस करना, आप लोग आंसर करने की कोशिश करना। सो एग्जांपल है दैट देयर इज a plus 2b is giving c plus d। ठीक है, एंड इसका 50% yield है। then 2d is giving e। ठीक है, ये 40% yield है, एंड 2e plus f is g, इसका भी 50% yield है। ठीक है, ये 3 रिएक्शन हो रहे हैं, सीरीज रिएक्शन हो रहे हैं एक के बाद एक, और ये सब इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनका यील्ड आपको दे दिया है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि to produce 1 mole of G, how much A is required। ठीक है, how much A मोल्स के टर्म्स में ही है, is required। ट्राई करो। ठीक है, बाकी लोग भी वर्क करो, मैंने भी जस्ट ऐसे ही डेटा बना दिया है, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ आंसर क्या रहेगा। ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता। ऑल राइट, देखें क्या क्या आंसर आ रहे हैं लोगों के। ऑल राइट, सो कुछ कुछ आंसर आए हैं, लेट मी चेक किसका सही है किसका गलत है।
वेदांश ने सबसे पहले दिया, वेदांश सही नहीं है, आदित्य सही नहीं है, स्वर का सही है। हाँ, वेदांश ने अब सही आंसर दे दिया, सिद्धार्थ गलत है, आदित्य गलत है। अरे वेदांश फिर से बदल गया। नहीं वेदांश, ऐसे मौके नहीं मिलेंगे बार बार। ऋषि का सही है, अक्षय का सही है, अम्या गलत है, हर्ष गलत है, आयुष गलत है, आर्यन गलत है, ऋग्वेद गलत है, पूजा गलत है, आदित्य, आरोही, वेदांत, आरव गलत है। ठीक है, काफी सारे गलत हैं, एक दो नहीं सही दिया है अभी तक तो। ठीक है, मैं भी डबल चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मेरा भी आंसर गड़बड़ हो, नॉट श्योर। ऑल राइट, सो 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट अभी लास्ट में अन्वेषा, आदित्य सबने सही दिया, सानिध्य तुमने थोड़ा उल्टा करके दे दिया, 40, 1/40 नहीं, 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट, तो कैसे करना था वापस से, यू कैन प्रोसीड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, आई डोंट माइंड। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहला रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, मतलब लेट मी स्टार्ट विद द मोल्स ऑफ ए। ठीक है, लेट द मोल्स ऑफ ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट द मोल्स ऑफ ए इक्वल टू एक्स, तो अब मैं एनालिसिस करूंगा, तो ए प्लस टू बी इज गिविंग सी प्लस डी, एंड इसके लिए लिखा हुआ है कि 50% ईल्ड है, तो अगर इसके एक्स मोल्स हैं तो डी कितना बनेगा। ठीक है, डी पे के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि डी अगले रिएक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो डी बनना चाहिए था एक्स, बट ईल्ड 50% है, तो बनेगा उसका 50% ओनली। ठीक है, एक्स इंटू 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन में डी लेके आ जाओ। ठीक है, क्या रिएक्शन है कि 2D से ई बन रहा है और 40% ईल्ड है, तो ये मैं यहाँ पर लेके आ गया डी एज इट इज, पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर बना वो कितना बना यहाँ पर, x इंटू 50%, मतलब बेसिकली x/2। ठीक है, तो ये x/2 से कितना बनना चाहिए था, वापस से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x/4 बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 2D से एक ही बन रहा है, तो x/2 से x/4 बनना चाहिए, बट x/4 का भी 40% ही बनेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/10। ठीक है, तो अब ये जो E बना, इसको मैं अगले रिएक्शन में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, रिएक्शन क्या है, दैट 2 टाइम्स E प्लस F इज गिविंग G, एंड इसमें भी 50% ईल्ड है, तो अब ये जो x है यहाँ पर, ये x/10 है, इससे कितना G बनना चाहिए, ये मैं अगेन यूनिटरी मेथड से एनालिसिस कर लूंगा, 2 से 1 बन रहा है तो x/10 से ही x/20 बनना चाहिए, बट बनेगा कितना, उसका 50%, क्योंकि ईल्ड 50% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया x/40। सो नाउ गिवन moles of G is equal to x/40, right, and it is given 1, तो x का आंसर हो जाएगा 40। ये समझ में आया। ठीक है, ऑल राइट, सो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, वी हैव सम टाइम, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एंड थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूं मैं, तो देखें आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। रिएक्शन वही है, a plus 2b is giving c plus d। ठीक है, 50% yield, and 2d is giving e 40% yield, and 2e plus f
is giving G 50% yield. ठीक है, अब स्लाइटली डेटा चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन का. If 1 mole each of A, B and F are mixed, then determine the moles of G formed. ट्राई करो. नहीं नहीं आदित्य, मतलब ऐसे जल्दबाजी में आंसर मत करो. नो नीड टू रश. ठीक है, बी श्योर ऑफ हाउ यू गॉट दैट आंसर. नहीं, अभी तक तो किसी का भी सही आंसर नहीं आया है. सूरज का सही आंसर आया. हाँ, अभी धीरे धीरे सही देने लगे लोग. एंड आदित्य ने भी सही दिया, आदित्य आचार्य ने, जितेंद्र ने, चैतन्य ने. हाँ, अभी कुछ लोग सही दिए हैं. ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो. एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू हाईलाइट. ठीक है, एज अ हिंट दे देता हूँ मैं क्वेश्चन में. देखो, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा वेदर इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट. ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. हाँ, क्रिश का आंसर सही है, बाकी गलत है अभी तक. वेदांश का गलत आया था. नीरव, नीरव नहीं, तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है. नहीं आरोही, that's not the correct answer. So I'll give you the answer. The correct answer is 1 upon 80. 1 divided by 80. That is the 8080. That is the correct answer. अच्छा, वो तुमने डेसिमल में करके दे दिया वेदांश. क्यों तुम, मतलब क्यों खुद की लाइफ और मेरी लाइफ, दोनों की लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हो. 0.0125. मजा आ रहा है क्या तुम्हें? 1/80 दे देते. ऑल राइट, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा. इसमें द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज दैट फर्स्ट रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा. इनफैक्ट फर्स्ट और थर्ड दोनों में. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना. लेट मी वर्क ऑन द सोल्यूशन. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना. पहला रिएक्शन से चलेंगे हम लोग. A प्लस 2B इज गिविंग C प्लस D. ठीक है, इनके दोनों के मोल्स दिए हुए हैं 1 एंड 1 ईच. ठीक है, नाउ हवा में थोड़ा सा सोच के आई कैन आंसर दैट दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. B इज द लिमिटिंग रिएजेंट. मोल्स अपॉन कोफिशिएंट कर दिया. तो अब B के हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं D का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो D का कैलकुलेशन कैसा करना पड़ेगा? B के हिसाब से. तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? तो आंसर रहेगा आपका हाफ मोल. ठीक है, तो ये आपका हाफ मोल बन रहा है, बट यील्ड है 50%. तो एक्चुअली में आपका बनेगा आंसर 1/4. ठीक है, ये D का मोल्स हो गया. अब अगले रिएक्शन में आ जाओ. अगला रिएक्शन क्या था कि 2D इज गिविंग E. तो इसमें अब
एक ही रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, तो आपको सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। ये 1/8 बनना चाहिए था, बट बनेगा कितना, यील्ड 40% है, सो दिस इज व्हाट इट विल कम डाउन टू। ठीक है, तो ये आपके 1/20 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यही E आपका अगले रिएक्शन में यूज होगा, 2E प्लस F इज गिविंग G। अब नोटिस करना इसके 1/20 मोल्स हैं और ये 1 मोल है F। ठीक है, तो वापस से एज यू कैन सी दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लोग अब इसी के हिसाब से एनालिसिस करेंगे और G का निकालने की कोशिश करेंगे, G का मोल्स। तो ये कैसा रहेगा, E और G का अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 2 से 1 बन रहा है, तो 1/20 से कितना बनेगा, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए था 1/40। ठीक है, 1/40, बट यील्ड मेरी है 50%, तो इंटू 50% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड हेंस मेरा आंसर आ जाएगा 1/80। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है जहां पर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक केयरलेस मिस्टेक्स। व्हाई? एंड मैं इसका सिंपल रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि पेन नहीं चलाया हवा में। मतलब मैं भी गलती करता हूँ यार ये वाली, तो मतलब मुझे खुद इनफैक्ट मेरे को अगर टेस्ट मिल जाएगा ना तो मैं खुद डबल चेक करूंगा अपना आंसर, क्योंकि मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं केयरलेस मिस्टेक करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैं पेन चलाऊंगा, लिख लिख के करूंगा। तो और यही आदत आपको भी डेवलप करनी है। यू विल हैव टू इंश्योर दैट द केयरलेस मिस्टेक्स आरंट मेड, बिकॉज इतना कॉन्सेप्ट सीखा, पढ़ा, मेहनत करा एंड उसके बाद में सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर केयरलेस मिस्टेक हो गई तो। ठीक है, ऑल राइट, तो ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। वी हैव रन आउट ऑफ टाइम फॉर टुडेज लेक्चर। तो दो नए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखे आज, एक तो था पैरेलल रिएक्शन का एंड एक है केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन का। ठीक है, ये दो केसेस आर इम्पोर्टेंट एंड इनसे हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको होमवर्क में और क्वेश्चंस दूंगा, तो आप उसमें और प्रैक्टिस करना। ठीक है, हाँ मैं होमवर्क आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हाँ थोड़ा सा एक ऑप्शनल असाइनमेंट भी देते हैं, स्लाइटली मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। आई विल आई विल शेयर मे बी 2 असाइनमेंट्स। एक रहेगा जिसमें टाइम्ड मैनर में करना रहेगा और एक मैं ऑप्शनल असाइनमेंट दूंगा जिसमें मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालूंगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन टिल नाउ। ठीक है, चलो, ऑल राइट गाइज, थैंक यू, लेट्स क्लोज द लेक्चर फॉर द डे।